रेडियो राजकोट 89.6 FM और राजकोट में एक सोशल वर्क कर रहा है। मनु भाई एंड ताराबेन मेमोरियल फाउंडेशन ने ये शुरुआत की है और हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है सोशल वर्क, सोशल अवेयरनेस। देश में बहुत सारे विषय ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना और सोशल अवेयरनेस करने की बहुत जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी काफी सब्जेक्ट इश्यूज ऐसे लिए कि सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, अगर लोग अवेयर होंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। जैसे एक ही इश्यू ले, स्वच्छता, बहुत सारे विषय लिए हैं उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब इश्यू ऐसे हैं, लॉन्ग टर्म है। लेकिन इस इश्यू पे लोगों की अवेयरनेस होना, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हम खड़ा करें, ये सब बहुत बड़ा इश्यू है जो पूरी जनरेशन को हमें सिखाना पड़ेगा। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि फोर्स द फर्स्ट जनरेशन, एजुकेट द सेकंड जनरेशन एंड विद द थर्ड जनरेशन इट विल बी हैबिट। तो फोर्स तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन एजुकेट जरूर कर सकते हैं। तो ये भारत में आज के संदर्भ में जब भारत करवट बदल रहा है, तब ये रेडियो स्टेशन की इसलिए जरूरत है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। इसलिए ये 89.6 हमारा जो पंच लाइन है वो ऐसा है कि हमें राजकोट बोलशे दुनिया सांभळशे। अब राजकोट बोलेगा और वर्ल्ड सुनेगा, ये हमारा पंच लाइन है। और मुझे आपको बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारा रेडियो पूरे दुनिया भर में सुनाई देता है, क्योंकि हम ऑनलाइन रेडियो शुरू कर दिया है। तो आप कहीं भी हो, यूएस में हो या रशिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, आप 89.6 रेडियो राजकोट करेंगे तो हमारी आवाज सुनाई देगी। सबसे बड़ा एक कनेक्शन राजकोट का बीच में बात कर रहा हूँ, तो ये राजकोट के हालचाल जान सकते, राइट, ये तो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही उम्दा एक्सपेरिमेंट है। जी आप बोले सर। तो हमें ये एक्सपीरियंस भी हुआ कि हमारे लोग, जैसे एक हमारे 2-3 लिसनर न्यूयॉर्क में, लंदन में, वो 15 अगस्त को हमें कहता है कि आज हमें भारत की याद बहुत आती है। ये जो बात है और राजकोट की याद आती है, ये हमारे लिसनर के साथ एक जुड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और न कि राजकोट, भारत के साथ भी उनका जुड़ने का प्रयत्न भी। तो सर ये हमारा एक छोटा सा प्रयोग है। हालांकि मुझे पता है कि आप स्टालवर्ट है, पत्रकार है, स्टालवर्ट कोऑपरेटिव में है, कोऑपरेटिव थिंकिंग में, कोऑपरेटिव चिंतन में आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ स्टूडियो में झा साहब है, जो दिल्ली में इंडियन कोऑपरेटिव का एक डिजिटल न्यूज़पेपर है और उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर में, और आर्थिक तंत्र में भी उनका बहुत योगदान है, इम्पैक्ट। कोऑपरेटिव ऐसे बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन अब नया बन गया है। तो आपने उसमें बहुत बड़ा वजन दे दिया है और हम प्राउड फील कर सकते हैं कि वॉइस हो गया है। जैसे हम कहते हैं राजकोट बोर्ड से दुनिया सांभळे से, वैसे ही आप हमारी बात दुनिया पे रखते हैं कोऑपरेशन। ये तो सर आपकी बड़प्पन है, लेकिन ये बात सही है कि आखिर हम लोगों ने, मैं मेरी स्ट्रीम मीडिया में था, प्रिंट में था, इलेक्ट्रॉनिक में था, फिर अचानक कोऑपरेटिव जर्नलिज्म में आ गया। आखिर क्यों आया?
क्योंकि ये मॉडल, कोऑपरेटिव मॉडल, मुझे लगा कि इंडिया के लिए बहुत सही है। और मैं उस टाइम आया जिस टाइम में मोदी सरकार नहीं थी, अमित शाह नहीं थे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अगर इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन इकोनॉमिक कैटेगरीज जो हम देखते हैं, इन सब को अगर उत्थान चाहिए तो कोऑपरेटिव मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। तब हम लोगों ने 2010 में कि जनवरी में indiancooperative.com लॉन्च किया और शुरू में हम लोग को महीने में 30,000 हिट्स आते थे और आजकल हम लोग का डेली हिट्स 1 लाख होता है। वेरी गुड। और मुझे बड़ा ही जबरदस्त सेटिस्फैक्शन हुआ सर, जबकि वर्गीज कुरियन साहब गुजर गए। वर्गीज कुरियन कोऑपरेटिव के आदमी थे, लेकिन कोऑपरेटिव के जो लीडर्स, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उनकी संवेदना, उनको लेकर के कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज़पेपर दिखाने को तैयार नहीं था। तो उस समय में हमारा न्यूज पोर्टल जो है, वहां पे लोगों ने खूब जम के लिखा, बड़े बड़े नेता कोऑपरेटिव के, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए उनका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एनसीयूआई के प्रेसिडेंट का संवेदना नहीं छापेगा, लेकिन इंडियन कोऑपरेटिव ने उस समय में सबकी संवेदना प्रकट की। लोगों को उस समय पहली बार लगा, कोऑपरेटिव सेक्टर के लोगों को, कि हमारा एक प्लेटफॉर्म बना है। तो हम लोग बेसिकली इसी प्रयास में हैं कि कोऑपरेटिव में एक वॉइस बने। और हमारे न्यूज पोर्टल से मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि कोऑपरेटिव के जितने सब सेक्टर्स हैं, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे शुगर हो, या चाहे मतलब तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अमूल है, इफको है, एनसीयूआई है, सब जुड़े हुए हैं और सबसे हमको खबरें मिलती हैं। और हम थोड़ा वॉचडॉग का भी काम करते हैं। मुझे कहीं लगता है कि अगर यहाँ पर ये किसी व्यक्ति को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, तो हम थोड़ा सख्त भी होते हैं। तो हम मिला जुला करके उस हिसाब से हम लोग अपने न्यूज पोर्टल को एक ऐसा शेप दिए हैं कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। यहाँ कोई खबर आ रही है तो वो खबर गलत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अभी तक इतने सालों से कभी किसी ने कोई डिफेमेशन केस नहीं किया है। जबकि हम लोग लिखते रहते हैं, तो चूंकि हम लोग के बाद में सच्चाई होती है, तभी तो लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं। और लेकिन हमारा ये भी नहीं काम है कि कोऑपरेटिव में अब बिना बात के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जो आजकल की पत्रकारिता का हिस्सा हो गया है, काइंड ऑफ येलो जर्नलिज्म। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है, उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। और मीडिया जो है वो एक ये रोल है कि अच्छे लोगों को लगे कि नहीं, अच्छाई की भी तारीफ होती है। और थोड़ी बहुत जो है, अगर कोई जो कहीं चुक रहा है तो उनको समझाना, उनको आगे लेके बढ़ना, ये करना चाहिए। तो यही है, इसी में हम लोग लगे हैं। हम लोग संतुष्ट हैं बहुत, क्योंकि ये कोऑपरेटिव का एक कल्चर अलग है। यहाँ बहुत ज्यादा कमर्शियल एंगल नहीं है, लोगों से व्यक्तिगत संबंध ज्यादा होता है। तो उस लिहाज से हम लोग बहुत ठीक है। हमारी टीम है, हमारे मित्र हैं, रोहित ये भी कुछ बताएंगे, हमारी कुलीग है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो रोहित भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। हमसे जुड़े हैं 2000, कब जुड़े आप? 16 से। 2016 से जुड़े हैं, तब तो काफी 8 साल से ये हमारे साथ हैं, मतलब कितना 7 साल से। और काफी मतलब ये कॉलेज से निकले थे और हमको ज्वाइन किए, और उसके बाद इन्होंने इतना पिकअप किया कोऑपरेटिव को। आदमी तेज तो थे हैं ही, जर्नलिज्म का इन्होंने क्लास किया था, लेकिन कोऑपरेटिव से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। मेरे साथ आए और 6 महीना 1 साल में मैंने इनको ट्रेनिंग दिया, उसके बाद ये पिकअप कर लिया और बहुत अच्छा आजकल काम कर रहे हैं। ये भी अपना कुछ शेयर 2011 में मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था और समथिंग 2014 में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद मुझे थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था सहारा न्यूज में। तो सहारा न्यूज में सर भी एज ए डिप्टी एडिटर रहे हैं, और तो वहाँ मैं इंटर्न एज ए ज्वाइन किया था। तो करीब मैंने 3 to 4 months वहाँ ज्वाइन किया था। वहाँ से इंटर्न छोड़ने के बाद मैं झा सर से मिला था, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था मेरा। तो मैं अजय झा सर से मिला, मैंने उनसे सब चीजें जाना कि कैसे क्या है क्या नहीं है कोऑपरेटिव सेक्टर में। हालांकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये सेक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल में क्या ये सेक्टर सर्विसेज दे रहा है, क्या लोगों की नीड को कैटर कर रहा है। तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और मुझे भी उस समय सेक्टर का समझ में आता था कि इसमें सिर्फ बड़ा बड़ा फ्रॉड होता है और कुछ अच्छा कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है इस सेक्टर में।
तो धीरे धीरे जब इस सेक्टर में मैं थोड़ा सा अंदर घुसा, चीजें जानने की कोशिश करी, तो मुझे लास्ट में ये पता चला कि इस सेक्टर से अच्छा कोई सेक्टर नहीं है। इस सेक्टर में ना केवल किसानों के हित में सोचा जाता है, बल्कि जो आम आदमी है उसके जीवन स्तर में कैसे बदलाव लाया जाए, सोच विचार किया जाता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल है, चाहे अमूल हो, चाहे इफ्को हो, चाहे क्रिप्को हो, चाहे नेफेड हो, कई एग्जाम्पल है जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में। और इन जो अभी 4 साल गए हैं, इन 4 साल में कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया। और इसका क्रेडिट अगर मैं किसी को देना चाहता हूं तो वो देना चाहता हूं यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर को, कि प्राइम मिनिस्टर के विजन से मंत्रालय बना, मंत्रालय बनने के बाद उनको चार्ज मिला, चार्ज मिलते ही उन्होंने 4 साल में काफी कुछ परिवर्तन किया है। न केवल त्रिभुवनदास सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई, 3 मल्टी स्टेट बनाई, उसके अलावा भी काफी कुछ काम हो रहा है। इवन 70 to 80 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जो केवल कोऑपरेटिव सेक्टर के इंटरेस्ट में है। तो काफी कुछ परिवर्तन आ रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी कोऑपरेटिव सेक्टर में काफी बदलाव आएगा। मेहता साहब तो खुद ही कोऑपरेटिव के बहुत बड़े लीडर हैं, और मेहता साहब को तो मतलब कोऑपरेटिव के सारे लोग जानते हैं। लेकिन सर मैं एक बात आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसने चर्चा की है, बहुत सही चर्चा की है, कि हम लोगों ने जब कोऑपरेटिव शुरू किया और जिस मॉडल के साथ शुरू किया, वही मॉडल को जब अमित भाई साहब आए और उन्होंने जो शुरू किया, तो हम लोग को आहा एक्सपीरियंस हो कि वाह, जो हम लोग सोच रहे थे वही हो रहा है। और जैसे मोदी साहब ने कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनाया और अमित साहब ने सब कुछ एक पर एक लॉन्च करते गए, तो मेरे जो कोऑपरेटिव के जर्नलिज्म के मित्र हैं जो अभी चैनल में काम कर रहे हैं अच्छे पोजीशन में, उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें सपना आया था क्या? हमने क्या तो कोऑपरेटिव का पोर्टल तुमने पहले ही लॉन्च कर दिया, और कोऑपरेटिव इतना जोर से पूरे हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव रहेगा, ये तुमको पता कैसे चला? ऐसे कई मित्रों ने हमें कहा। हम कहे कि देखो, ऑल ग्रेट मेन थिंक अलाइक। मैं समझ गया था कि कोऑपरेटिव मॉडल ही इंडिया के लिए है, और मोदी जी को इस बात का एहसास था। जब उनको पावर मिला तो उन्होंने कोऑपरेटिव को ही चुना इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। सर मैं आपको ये जो कोऑपरेटिव ने जो जिसको कहते हैं कि करवट बदली है, पहले कोऑपरेटिव को कोई सूंघता नहीं था और कोऑपरेटिव के बारे में कोई जानता भी नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। और हम अपने आप को अपना ही बूस्ट कर रहे थे कि हम अमूल वाले हैं। हालांकि हमें पता था कि हम अमूल वाले जो है, अमूल एक यूनिक एग्जाम्पल हो गया। करेक्ट, वो हर बार नहीं होता है, हो गया। ये नया मंत्रालय बनने के बाद जो चेंजेस हुए उससे अमूल को भी सफलता मिल गई और अमूल को भी चेंज मिल गया। इफ्को, क्रिप्को सब कहीं न कहीं ये बिना लगाम का सेक्टर था, ऐसा एक जमाने में गिरता था। अब लगाम भी आ गई और प्रोग्रेस भी हुआ और ग्रोथ भी हुआ जी। सर मैं कोऑपरेटिव को इस तरह से देखता हूं कि जैसे मैं कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में, अमूल का एक अलग से है काम। हम सब जो एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं हमारी बैंक का एक एग्जांपल दूं, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक जब शुरू हुई थी 800 रुपए की कैपिटल से शुरू। और किसने शुरू की? तो 2 टीचर थे, 2 छोटे कारखानेदार, 2 दुकानदार, ऐसे 8-10 लोगों ने मिलकर 800 रुपया इकट्ठा किया और बैंक बने। आज अगर वो 11,000 करोड़ का नेटवर्क यानी बिजनेस कर रही है और सभी ब्रांच है, वो ओन बिल्डिंग है, यानी करोड़ ऑफ रुपीस का बिल्डिंग है, ओनरशिप है। जो एसेट क्रिएट हो गई है एक बैंक में, छोटी बैंक में, एसेट जो कई चेयरमैन चले गए, कई लोग उसमें बदलते गए, बोर्ड बदलता गया, कई लोगों को लीडरशिप भी मिली। हमारे यहाँ से सीएम भी हुए, हमारे यहाँ से एफएम भी हुए, और सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी बहुत से लोग गए हमारे यहाँ से। लेकिन जो किसी की ओनरशिप नहीं था, ओनरशिप जो है वो मेंबर्स की। तो जो एसेट क्रिएट हुई है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की,
वैसे ही भारत में 1500 बैंक है, तो उन सब की एसेट का एक, तो वो किसी की एसेट, किसी पीढ़ी का एसेट नहीं है, किसी पर्सनल एसेट नहीं है। जैसे अमूल है, और अमूल में वर्गीज कुरियन ने शुरुआत की थी, लेकिन अभी जो एसेट क्रिएट हो गई, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो बिजनेस कर रहे हैं, और जो हुआ है वो सब एसेट है, वो पब्लिक की, जनरल पब्लिक, वहां के मेंबर्स की है, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ मेंबर, वो उनकी एसेट है। ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल, बिल्कुल सही। ये मॉडल है, वो पहले तो किसी की समझ में नहीं आता है, और हमने ये प्रयोग करके देखे साउथ अफ्रीका में और कई अन्य देशों में। वहाँ ये कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि हाउ कैन यू, ये आप इतनी बड़ी बैंक और 1 रुपया चार्ज में आपको कोई मिलता नहीं है तो आप क्यों करते? तो ये है कोऑपरेटिव की मजा। आपने वर्गीज कुरियन की बात कही, तो वर्गीज कुरियन का जब व्हाइट रिवॉल्यूशन की उन्होंने सक्सेस स्टोरी दिखाई, तो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे 5 वर्गीज कुरियन मिल जाते तो मैं देश की काया पलट कर देता। फिर वर्गीज कुरियन का बोलने का समय आया तो उसने कहा कि कुरियन की जरूरत नहीं है, जरूरत है त्रिभुवनदास पटेल की, जो वर्गीज कुरियन को ढूंढ के बिठा दो। बिल्कुल। तो यहाँ त्रिभुवनदास पटेल भी है और वर्गीज कुरियन भी है, और इन लोगों ने साथ में मिलकर सेक्टर को एक शेप दिया है। और अमित शाह कि भारत तीसरी आर्थिक सत्ता भी बन जाएगा, दूसरी भी बन जाएगा, पहली बन जाएगा, लेकिन नीचे के तबके के जो लोग हैं उनका ग्रोथ कब होगा? इसके लिए सहकारिता की जरूरत है कि नीचे वाले छोटे तबके के लोग हैं, उनका एक स्ट्रेंथ, उनकी एसेट क्रिएट हो, वो कोऑपरेटिव से ही हो। ये जो मॉडल है, मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड मे बी कम्युनिज्म इज टू फार, लेकिन दोनों के बीच का जो मॉडल है वो भारत का सही रास्ता है। अभी हमें लगने लगा, बीच बीच में कोऑपरेटिव फ्रॉड ही बाहर दिखाई देते थे, तब जाके मैं आपको एक और नाम दूंगा, लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्होंने सहकार भारती की स्थापना, उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव ठीक है, अच्छा है, सबको बहुत ही अच्छी तरह से करना, बिना सहकार नहीं उद्धार, वो एक सूत्र उन्होंने दिया, वो पॉपुलर सूत्र है, लेकिन बिना संस्कार नहीं सहकार। तो संस्कार के बिना जो कोऑपरेटिव अगर आएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव में एक दूसरे के भरोसे पे काम चले, तो ट्रस्टी है, हम सब एक दूसरे के ट्रस्ट पे काम, तो हम ट्रस्टी है, तो ट्रस्टी के रूप में जो काम किया करेंगे वही कोऑपरेटिव चलेगी। ये सब प्रयोग हुए कोऑपरेटिव में, और ये प्रयोग होने की वजह से आज जब एक बूस्ट मिल गया, सहकारी मंत्रालय की स्थापना हो गई और एक बूस्ट मिल गया, तो ये बूस्ट जो मिला है वो बहुत से प्रयोग के बाद मिला है जी। लेकिन आपने जो का एक अलग से पोर्टल बना दिया, मैं समझता हूं ये थिंकिंग प्रोसेस जो है वो अब शुरू हो गई आपके प्रयत्न से। जी। कोऑपरेटिव स्पिरिट और कोऑपरेटिव थियरी सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, समझने की बात है, अनुभूति की बात है। लोग बहुत से काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव में, लेकिन जब समझ के काम करेंगे तब कोऑपरेटिव का रियल जो है रिजल्ट होगा। आपने जो शुरुआत की है वो एक थिंकिंग प्रोसेस इग्नाइट करने का काम किया, मैं समझता हूं कि अभी और इग्नाइट होगा। आप कहते हैं कि आप येलो जर्नलिज्म में नहीं है, मैं बहुत आपका स्वागत करता हूं कि आप नहीं है, लेकिन आप कान भी पकड़ते हैं लोगों का। मैं रोहित जी से कभी बात करता था तो वो रिजर्व बैंक का सर्कुलर इतना डीपली पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये बैंकर हो गए। यानी वो छोटी सी छोटी बात बिटवीन द लाइन पूछने थे, हाँ, ट्रस्टवर्दीनेस हो गई जी, तो वो कि हम लोग जो रिपोर्ट करें वो सही रहे।
इस वजह से हम लोग थोड़ी पढ़ना पड़ता और है। आपने डेवलप बहुत अच्छा किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भारत को के कोऑपरेटिव सेक्टर को जो नई दिशा देनी है उसमें आपके जैसे पोर्टल की और आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग नए आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, हाउ टू अट्रैक्ट यूथ जी इन कोऑपरेटिव में यूथ को कैसे सम्मिलित किया जाए, बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो आपके जैसे जर्नलिज्म से, आपके जैसे थिंकर से वो थिंकिंग प्रोसेस शुरू होगी। तब जैसे कार्ल मार्क्स की बात आज सालों पहले शुरू हुई, लेकिन आज भी उसको समझे बिना इकोनॉमी का स्टडी नहीं कर सकते, बिल्कुल। हालांकि उससे आप सहमत न हो, जी लेकिन वैसे ही कोऑपरेटिव का भी एक स्पिरिट है, उसको स्टडी किए बिना अर्थतंत्र की आप जो है आप नहीं पकड़ सकते अर्थतंत्र के बारे में। लेकिन भारतीयों के लिए पकड़ना आसान है सर, भारतीयों के लिए पकड़ना आसान है। वेरी गुड, आई लाइक दिस। क्योंकि भारतीयता में वो जो है सो कई लोग बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ वो गांव से ही पैदा होता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग उस स्पिरिट को पकड़ सकते हैं। हाँ, अमेरिकन यूरोपियंस के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा और जिसको बोले कि मर्केंडाइज उनका हो गया है एग्जिस्टेंस, उनके लिए मुश्किल है। हाँ, लेकिन हम लोग के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, हमारे स्वभाव में है सरकार हम लोग के स्वभाव। राइट। लेकिन दो चीज बढ़िया हुआ है जो आप बता रहे थे, उसमें एक तो न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी जो आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जिसमें कि एक रोड मैप है कि हम लोग 20 साल 25 साल कैसे चलेंगे। और दूसरा जो है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में अमेंडमेंट जो हुआ है 2023 में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जो है ये हमारे यहाँ तो सर नॉर्थ बिहार से मैं हूँ, और नॉर्थ बिहार में तो कोऑपरेटिव और माफियासो सिनोनिम समझा जाता है। वहाँ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट अभी नहीं कोई, क्योंकि जो 2-4-5 बैंक बने वो सब लूट खुट के वो माफियासो लोग चले गए। इसीलिए जो आपने इनामदार साहब का नाम लिया वो बहुत रिलीवेंट है, और कितना जबरदस्त पंच लाइन है कि बिना संस्कार नहीं सहकार। ये मूल आत्मा है सहकार का, कि आप संस्कार लेके आइए तभी सहकार, फिर सहकार का मैजिक देखिए, गरीब लोगों को कैसे इंपावरमेंट होता है, ये एक अमूल है ना। लेकिन ऐसा अमूल और इस तरह का कोऑपरेटिव स्पिरिट का लाभ तो पूरे हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। सर, आपसे बहुत अपेक्षा है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं लोगों को समझ देने का, वो बहुत बड़ी बात है। और कोऑपरेटिव की समझ किसी बहुत कम लोगों में है। जैसे अमित शाह ने कभी कहा कि आप सीएनबीसी हैं, तो सीएनबीसी में सभी कंपनियों का सब प्रोफाइल देखते हैं, अमूल का, इफ्को का नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर नहीं है और लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब वो होगा तो उसमें भी बहुत से चेंज होगा। लेकिन हम, अगर आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी के लिए वो लोग 2-2 घंटा बात करते हैं, हमारे यहाँ भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी नहीं, लेकिन सहकार कोऑपरेटिव है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये भी एक आवश्यकता है, वो आपके जैसे लोगों के होने से ये भी शुरू होने वाला है। जी, ऐसा मुझे लगता है। आपसे मुझे एक और अपेक्षा है कि जैसे कोऑपरेटिव में यूथ को लाना है, कोऑपरेटिव में टेक्नोलॉजी को लाना है, कोऑपरेटिव में विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए अलग से काम करना है, और जो अवेयरनेस है, कोऑपरेटिव की अवेयरनेस, ये जिससे लोग अट्रैक्ट होकर कोऑपरेटिव से जुड़े, नई कोऑपरेटिव बनाए, उसमें आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा मुझे सर, उसमें इस बार कोऑपरेटिव पॉलिसी में भी है बातें, और बहुत अच्छी बात है। यूथ को और वुमेन इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो उन्होंने कुछ नए सेक्टर्स की बात की है कि कोऑपरेटिव को नए सेक्टर में जाना चाहिए। अब आप यूथ को चाहेंगे, अर्बन यूथ को, कि वो एग्रीकल्चर में लगे, और कोऑपरेटिव को हम लोग यहाँ ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर से जोड़ के देखा जाता है। तो जो अर्बन एग्जिस्टेंस में कोऑपरेटिव अगर अपने आप को रिनोवेट नहीं करता है तो कोऑपरेटिव के लिए भी दिक्कत है, और यूथ भी अट्रैक्टेड नहीं होंगे।
तो कई सारी चीजें हैं, जैसे कि टूरिज्म है। अभी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें टूरिज्म, टैक्सी सर्विस तो शुरू हो रहा है। ये सब ऐसा फील्ड है जो टेक्नोलॉजी हो, जिसमें अर्बन जो ताना बाना है इसके इर्द गिर्द जिंदगी घूमे। इन सब चीजों में यूथ को और वुमेन वगैरह को, पढ़े लिखे लोगों को इंगेज किया जा सकता है। तो हम लोग को जरूरत है कि न्यू सेक्टर में कोऑपरेटिव को हम लोग जान दें और उस सेक्टर में हम लोग यूथ को और बाकी लोगों को जोड़ें। सिर्फ ये बोलने से कि हमको यूथ इंगेजमेंट चाहिए, वुमेन इंगेजमेंट चाहिए, नहीं, हमको उनके लिए उस तरह का एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा जिसमें वो लोग इसको एट्रैक्टिव पाए और वो लोग जुड़े। तो टेक्नोलॉजी और न्यू सेक्टर्स, इन सब को जितना बढ़ावा मिलेगा, जितने लोग आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो इस दिशा में आप कोऑपरेटिव के बड़े लीडर हैं, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें कि नए नए सेक्टर में, क्योंकि हर सेक्टर में, जिस सेक्टर, चाहे टूर ऑपरेटर का काम हो या चाहे आप टैक्सी सर्विसेज हो, इस तरह के जो भी काम में कोऑपरेटिव आएगा उसमें बाकी प्राइवेट लोगों की छुट्टी हो जाएगी। जैसे अमूल जो है, मार्केट शेयर अमूल का आप देख लें, तो उसी तरह से चूंकि एक रिलायबिलिटी होती है, ट्रस्टवर्दीनेस होता है कोऑपरेटिव में, और प्रॉफिट नहीं होता है मेन। तो हम लोग कंज्यूमर को भी ध्यान में रख के अगर नए सेक्टर में आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है जा रहे हैं कोऑपरेटिव को एक मोड़ की जरूरत थी, वो मोड़ मिला है ये नए मंत्रालय के लिए। बिल्कुल, उसके पहले हम कोऑपरेटिव कर रहे थे और जो कर रहे थे वो फोकस नहीं था, यानी फोकस ग्रोथ का फोकस नहीं था। जब आप इकोनॉमी को थर्ड और सेकंड ले जाने की बात करते हैं तो फोकस सभी को होना चाहिए, तो कोऑपरेटिव को भी फोकस करना पड़ेगा। और ये एक ही ऐसा मॉडल है, बिजनेस मॉडल, जो सबको साथ में लेके चलेगा। तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल से, आपके थॉट प्रोवोकिंग न्यूज से जुड़े और उससे कुछ प्रेरणा लेकर नया कुछ ऐसा मोड़, और भी मोड़ की जरूरत है, ग्रोथ की एक बड़ा जंप लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बिल्कुल है। ये जंप शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपने जो दिशा पकड़ी है, आपसे बहुत उम्मीद है, सेक्टर को अपेक्षा भी है, और हम सब साथ में मिलकर, यानी कोऑपरेटिव वर्कर्स को भी साथ में जुड़ना चाहिए, उनको भी सेल्फलेस काम करना चाहिए। बिल्कुल। और संस्कारिता के जो बात करें, सिर्फ कहने में नहीं, कुछ करके दिखाना है। ऐसा काम करके दिखाएंगे तो आप तो वहाँ है ही हमारे हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करने का मौका मिला। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया है कि भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर को एक नई दिशा दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आप लोग के सहयोग से ही सब संभव हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।